हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। बिल्कुल देखो, आज अपन बात कर रहे हैं 5वें मॉडल पेपर के ऊपर। मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं साथियों। बिल्कुल 10+2 में जो छपने वाले डायरेक्ट जो सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न है वो आपके बीच लेकर हाजिर हुआ हूं। तो अब आप सभी साथी अपने धैर्य के साथ और तंदुरुस्त होकर दुरुस्त होकर बैठ जाइए और अपनी तैयारी को धार देने के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए जुड़िए हमारे साथ। और सबसे पहले आपको काम करना है, चैनल को क्या करना है साथियों, सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक जरूर करके जाए साथियों। आपका लाइक और आपका शेयर सब्सक्राइब ही आपके अटेंडेंस जो है लगाता है। तो बिल्कुल सभी साथी लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन का घंटे को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो को जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सीधे के सीधे साथियों अब आप जुड़ जाइए। पहले प्रश्न की ओर चलता हूं साथियों। बिल्कुल बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच में लेकर हाजिर हुआ हूं। हर एक प्रश्न साथियों सीधा सीधा देखना। 10+2 के सीटी एग्जाम में छप ना जाए तो मेरे से बात करना साथियों। निम्न में से कौन सा विकल्प संगत नहीं है, यानी कि साथियों कौन सा मिलान नहीं कर रहा है। सभ्यताओं से संबंधित ये प्रश्न है आपके बीच में साथियों। बागोर भीलवाड़ा में बिल्कुल सही बात है, नंदलालपुरा जयपुर में है, सोंथी बीकानेर में साथियों, इसे कालीबंगा 2 के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों झाडोल झाडोल साथियों जालोर में नहीं है, झाडोल साथियों उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर में एक लिंग जी है ना साथियों, वहीं पर आपके क्या पड़ता है, झाडोल स्थान पड़ता है। तो झाडोल जालोर में नहीं है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है सेकंड प्रश्न साथियों, विराट नगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। यानी कि यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि विराट नगर में जो प्रथम उत्खनन है साथियों वह किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बेराट साथियों, पहली बात आपसे ये पूछा जाए ये बेराट है कहां पर साथियों, तो ये जिला जयपुर में पड़ता है साथियों। कहां पर पड़ता है, जिला जयपुर में पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए साथियों, बेराट की बात करें यहां से प्राप्त हुआ साथियों भाबरू शिलालेख। कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ, भाबरू शिलालेख प्राप्त हुआ, जिससे कि अशोक के बौद्ध होने का प्रबल प्रमाण प्राप्त होता है साथियों। यही बेराट, यहां से 3 डोंगरियों से खुदाई की गई, 3 स्थानों से खुदाई की गई थी, जिसमें बीजक की डोंगरी, भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी, 3 स्थानों से साथियों खुदाई की गई। अर्थात साथियों यहाँ पर जो प्रथम उत्खनन है वह दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। ये लो साथियों नेक्स्ट तीसरा प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि जुते हुए खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से मिलते हैं। साथियों जुते हुए खेतों के साक्ष्य मैंने आपको कहा कि दोहरी जुताई के साक्ष्य तो साथियों कहाँ से प्राप्त होते हैं, कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। कालीबंगा साथियों हनुमानगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, हनुमानगढ़ में पड़ता है साथियों। बिल्कुल साथियों उत्खनन का कार्य बीबी लाल व बी के थापर ने किया था, जबकि यहाँ पर साथियों खोज का कार्य जो है अमलानंद घोष या एक घोष जिसको आप कहते हो, अमलानंद घोष ने यहाँ पर उत्खनन का खोज का कार्य किया था साथियों। ये रहा चौथा प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि निम्नलिखित में को काल कर्मानुसार व्यवस्थित कीजिए। साथियों काल कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। एक युद्ध है तुंगा का युद्ध, एक है मालपुरा का युद्ध, एक है पाटन का युद्ध और एक है भटवाड़ा का युद्ध। साथियों इसको कर्मानुसार आपको सेट करने की बात आए तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना साथियों। पहले युद्ध हुआ भटवाड़ा का युद्ध, नंबर 1 पर आएगा भटवाड़ा का युद्ध, और नंबर 2 पर आएगा साथियों तुंगा का युद्ध, और नंबर 3 पर आएगा साथियों पाटन का युद्ध, और नंबर 4 पर आएगा मालपुरा का युद्ध। इस प्रकार अगर सम्मिलित करें साथियों 4-1-4-1-2-3 4-1-2-3 तो साथियों ऑप्शन ए कह रहा है। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार प्रश्न आपके बीच में आया है कि रंगराय नामक वेश्या के संदर्भ में अजमेर के हाजी खां के किस राणा से संबंध खराब हुए साथियों। रंगराय वेश्या साथियों याद है आपको, हाजी खां की बात करें, हाजी खां और आपके महाराणा उदय सिंह की बात करें साथियों, इनके मध्य युद्ध हुआ साथियों। बिल्कुल क्या हुआ, युद्ध हुआ। और इस युद्ध की बात करें तो रंगराय वेश्या को लेकर आपके साथियों, रंगराय वेश्या हाजी खां की प्रेमिका थी और उदय सिंह की प्रेमिका थी साथियों। इस युद्ध में हाजी खां का जो साथ देने वाला था वह हाजी खां का साथ देने वाला कौन था साथियों, हाजी खां का साथ भाई साहब मालदेव ने दिया। किसने दिया साथियों, मालदेव जो है, मालदेव ने साथियों क्या दिया था, साथ दिया किसका, हाजी खां का। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि संजन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है। साथियों संजन ताम्रपत्र का पूछा जा रहा है किस शासक से है, तो आपको सीधा सीधा बता दूं यहां पर साथियों अमोघ वर्ष की बात करें, अमोघ वर्ष यानी ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। क्योंकि देखो साथियों मैं ज्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करवा पा रहा हूं क्योंकि आपको पता है साथियों कि सीधा सीधा यह जो मैं आपको मॉडल पेपर जो है सॉल्यूशन करवा रहा हूं, तो मॉडल पेपर सॉल्यूशन यानी कि मैं आपको देखना चाह रहा हूं कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। तो साथियों मैं सीधा आपको उत्तर बता रहा हूं क्योंकि जिससे कि आप ये भी परख पाओ कि आपका कहां तक स्टैंड आप करते हो। हर एक प्रश्न का आप साथ में होमवर्क के लिए आप क्या करें, अपने पास में एक
एक पेज लेकर बैठे, उसमें 1 से लेकर 150 तक नंबर क्रमांक डाल लें, फिर उसके उत्तर आप लिखें, फिर आंसर की चेक करें, जिससे कि आपको पता चले साथियों कि आप कितना सही कर पा रहे हो। ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों संजन ताम्रपत्र का संबंध किस शासक से है, तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे साथियों अमोघ वर्ष से आपके इसका क्या संबंध है। साथियों गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा। गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन जो है साथियों राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा, तो आप अच्छे से जानते हो। पिंडवाड़ा की बात करें, भीनमाल की बात करें, गोगुंदा की बात करें या नोहे भरतपुर की बात करें, तो आप जानते होंगे साथियों गुर्जरों की चावड़ा शाखा का शासन है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में रहा है, तो निश्चित रूप से साथियों भीनमाल वाला क्षेत्र है, भीनमाल यानी कि जालोर क्षेत्र की बात करें साथियों, तो यहाँ पर आपके सर्वाधिक क्या रहा है, इनका शासन रहा है साथियों। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में है कि 815 ईस्वी के बुचकला विलेख में किस शासक की उपाधि परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है। साथियों 815 ईस्वी के बुचकला विलेख की बात करें, किस शासक की उपाधि जो है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है। क्या नागभट्ट द्वितीय, क्या वत्सराज, क्या महिपाल या देवपाल। तो साथियों निश्चित रूप से आप जानते होंगे कि नागभट्ट सेकंड जो है, नागभट्ट सेकंड की बात करें साथियों, इनकी जो उपाधि है वह परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर बताई गई है। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में, प्रश्न नंबर 9 आपके बीच में हाजिर हुआ है कि राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना, राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की। राम नारायण चौधरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, बाबा लक्ष्मण दास ने। तो साथियों राजपूताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना की चर्चा करूं तो राम नारायण चौधरी भाई साहब जो है ये आपकी इसकी क्या करते हैं साथियों, स्थापना करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके बीच में, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साथियों कि राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में संपन्न हुआ। राजस्थान के एकीकरण में संयुक्त राजस्थान का निर्माण किस चरण में संपन्न हुआ। द्वितीय चरण में, तृतीय चरण में, पंचम चरण में या चतुर्थ चरण में। तो राजस्थान के निर्माण की बात हो रही साथियों, तो निश्चित रूप से आप इस बात को जानते होंगे कि तृतीय चरण की बात करें साथियों, तीसरा जो चरण हुआ था, इस तीसरे चरण में राजस्थान का क्या हुआ, राजस्थान संघ का निर्माण हुआ था। ऑप्शन जो है बी आपका एकदम क्या हो जाएगा साथियों, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। और इस तीसरे चरण में साथियों आपके उदयपुर को शामिल किया गया था। ये रहा साथियों नेक्स्ट एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहे हैं साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सर्वहित समाचार पत्र है और संपादक है। सर्वहित राजपूताना गजट, यंग राजस्थान, त्याग भूमि, पंडित राम प्रताप शर्मा, मौलवी मुराद अली जी, पंडित हरिभाऊ उपाध्याय, रामनारायण चौधरी। तो साथियों यहाँ पर आप निश्चित रूप से जानते होंगे, बिल्कुल निश्चित रूप से आपको सुमेलित करके बताना है, तो आप अच्छे से जान पा रहे होंगे साथियों कि देखो यहाँ पर सर्वहित जो है ये आपके पंडित राम प्रताप शर्मा, बिल्कुल एकदम सही और सटीक सुमेलित है साथियों, बिल्कुल सही है। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली, बिल्कुल सही सुमेलित है। जबकि यंग राजस्थान साथियों ये आपके रामनारायण चौधरी हो जाएगा। त्याग भूमि जो है पंडित हरिभाऊ उपाध्याय हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है साथियों आपका एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या कह रहे हैं साथियों, 12वां प्रश्न बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। सत्य कथन पूछा जा रहा है साथियों, सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि जमनालाल बजाज 1927 में चरखा संघ की स्थापना की। बिल्कुल साथियों जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना 1927 में की थी। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। साथियों बिल्कुल जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वो लौटा दी थी। और राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में जिसकी अध्यक्षता में जमनालाल बजाज ने किया ना। तो बिल्कुल साथियों राजपूताना मध्य भारत सभा जो है इसके तीसरा अधिवेशन जो अजमेर में हुआ, इसके आपके अध्यक्षता जो जमनालाल बजाज ने की थी। अर्थात साथियों 1, 2, 3 ये तीनों के तीनों साथियों सभी जो है आपके ऑप्शन डी जो है आपके क्या है सही हो जाएगा। तीनों कथन आपके सत्य हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ कि मेवाड़ के हरित ऋषि का संबंध किस संप्रदाय से था। साथियों हरित ऋषि का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से बताया जा रहा है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। पाशुपत संप्रदाय, वीरशैव, काश्मीरक या कापालिक। साथियों पाशुपत कह दो चाहे लिंगायत कह दो, कई जगह यही नाम साथियों क्या मिल जाएगा, लिंगायत संप्रदाय में मिल जाएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान रखना लिंगायत संप्रदाय मिल जाएगा। तो पाशुपत कह दो चाहे लिंगायत कह दो, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर ए हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि जहांगीर के नाम से कौन से लोक देवता, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है। साथियों सांपों के लोक देवता जिन्हें जहार पीर कहा जाता है, सांपों के लोक देवता जिन्हें जहार पीर कहा जाता है। आप जानते होंगे साथियों जिनका प्रमुख मंदिर आपके कहां पर है। साथियों प्रमुख मंदिर तो आपके गोगा मेडी में है। गोगा मेडी अर्थात साथियों नौहर भादरा, नौहर हनुमानगढ़ में पड़ता है। जबकि साथियों शीर्ष मेडी की बात करें तो शीर्ष मेडी तो आपके कहां पर पड़ती है, शीर्ष मेडी तो ददरेवा में पड़ती है। अब आप समझ गए होंगे साथियों किन की बात कर रहा हूं, बिल्कुल साथियों गोगा जी की बात कर रहा हूं। गोगा जी की बात कर रहा हूं साथियों। गोगा जी जो है बिल्कुल साथियों महमूद गजनवी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए और महमूद गजनवी ने ये उपाधि दी थी। साथियों उपाधि पूछा जाए किसने दी थी, तो महमूद गजनवी ने आपको ये क्या दी थी साथियों, महमूद गजनवी ने ये उपाधि दी थी। बिल्कुल जहार पीर की क्या दी उपाधि
उपाधि दी थी। साथियों क्षेमकरी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? क्षेमकरी माता का प्रसिद्ध मंदिर आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे साथियों। क्षेमकरी माता के बारे में जब भी बात आए तो आप बिल्कुल जानते होंगे साथियों कि क्षेमकरी माता तो साथियों जालोर में है। कहाँ पर है? जालोर में है साथियों, जालोर में है बिल्कुल क्षेमकरी माता। ऑप्शन सी आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों जालोर में एक और भी माता है जिसमें राजस्थान का प्रथम रोपवे लगा था। राजस्थान का प्रथम रोपवे आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम रोपवे राजस्थान में सुंदा माता मंदिर में, साथियों कौन से मंदिर में? सुंदा माता मंदिर में आपके लगा था, वह भी जालोर की माता है। साथियों राजस्थान में लहरिये तथा मोंडे कहाँ के प्रसिद्ध है? साथियों लहरिये तथा मोंडे कहाँ के प्रसिद्ध है, यह आपसे पूछा जा रहा है। साथियों एक लहरिया अभी थोड़े दिन पहले प्रसिद्ध हुआ था कि सरे रे उड़े रे थारो लेरियो, सतरंगी थारो लेरियो, है ना। तो ये सतरंगी जो लहरिया साथियों, सतरंगी लहरिया तो सुजानगढ़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सुजानगढ़ का प्रसिद्ध है। साथियों मोती लहरिया तो कहाँ का प्रसिद्ध है? मोती लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। जबकि लहरिया डायरेक्ट पूछे तो जयपुर का, लहर आपके जयपुर का है, जबकि मोती लहरिया साथियों सीकर का है, जयपुर का नहीं। मोती लहरिया तो कहाँ का प्रसिद्ध है? सीकर का प्रसिद्ध है। सतरंगी लहरिया साथियों सुजानगढ़ चूरू का प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ की बात करें साथियों तो यहाँ आपके लहरिये तथा मोंडे कहाँ के प्रसिद्ध? ये बीकानेर आएगा। क्या आएगा साथियों? यहाँ पर बीकानेर आएगा। बिल्कुल साथियों क्या आने वाला है? बीकानेर आने वाला है, क्योंकि साथियों साथ में क्या पूछा है? मोंडे पूछा है। तो मोंडे साथियों बीकानेर के प्रसिद्ध है और बीकानेर के कुछ लहरिये भी प्रसिद्ध है। केवल लहरिया पूछता तो यहाँ पर जयपुर कर देते साथियों, है ना। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? छतरियां दे रखी है और आपको कूट को सम्मिलित करना है। साथियों छतरियां दे रखी है और कूट को सम्मिलित करना है, ये रहा पूरा प्रश्न आपके बीच में कि देवी कुंड छतरियां। देवी कुंड तो साथियों जब भी पूछे तो बीकानेर में हो जाएगा। बीकानेर देवी कुंड, सागर याद है ना साथियों, सागर बीकानेर में आपके देवी कुंड की छतरियां बनी हुई है। बीकानेर राज परिवार का शमशान घाट बना हुआ है, अच्छे से आप जानते होंगे। साथियों केसर बाग की छतरियां पूछे, बिल्कुल केसर बाग की छतरियां पूछे साथियों आपसे तो आप जानते होंगे बूंदी में पड़ती है। बूंदी राज परिवार का शमशान घाट है। साथियों पंचकुंडा छतरियां तो जिला जोधपुर में है। जोधपुर में साथियों पंचकुंडा जोधपुर में। मंडोर जोधपुर की बात करें तो मंडोर जोधपुर में साथियों मेहरानगढ़ यानी जोधपुर के शासकों की छतरियां बनी हुई है, जबकि पंचकुंडा में जोधपुर रानियों की छतरियां बनी हुई है। गेटोर की छतरियां जयपुर में है। गेटोर की छतरियां जयपुर राज परिवार का यहाँ पर आपके क्या साथियों शमशान घाट बना हुआ है। जबकि सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी आपकी कहाँ पर है? सिटी पैलेस जयपुर में बनी हुई है। तो यहाँ पर साथियों उत्तर जो होने वाला है आपका बिल्कुल इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। क्या कह रहा है? बहुत ही गजब का और बहुत ही प्यारा प्रश्न है साथियों कि राजस्थान का कौन सा जिला रमतों का गढ़ कहा जाता है? साथियों रमतों का गढ़ की बात करें तो भैरू नाइक चौक, आचार्यों का चौक, ये आपके प्रमुख चौक जो है ये साथियों कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के। और बीकानेर में साथियों फक्कड़ दातारी रमत के साथ में आपका रमत जो प्रारंभ होती है और रमत में साथियों पाटा संस्कृति जो देन है वो भी बीकानेर की देन है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? साथियों सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। पट्टचित्र, कपड़ों पर चित्रित चित्र, पाने कागज पर बने देवताओं के चित्र, गोदना शरीर पर चित्रण और व्हील साथियों खुले चबूतरे पर निर्मित चित्र। तो आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है? तो साथियों यह जो व्हील है ये खुले चबूतरे पर निर्मित चित्र है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा साथियों? एकदम सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में तारकिन का उर्स का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? साथियों तारकिन के उर्स की बात करें नागौर, पाली, जालोर व कोटा। तो साथियों निश्चित रूप से आपको ये बात पता होगी कि तारकिन का उर्स तो साथियों कहाँ पर लगता है? तारकिन का उर्स तो साथियों ये आपके नागौर में लगता है। हाँ ख्वाजा हमीदुद्दीन की याद होगा साथियों, हमीदुद्दीन नागौरी आपको याद है क्या? हमीदुद्दीन नागौरी की बात करें साथियों, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह में साथियों ये क्या लगता है? प्रमुख उर्स लगता है। बिल्कुल साथियों अतारकिन का दरवाजा जो है साथियों, अतारकिन का दरवाजा, तो ये अतारकिन का दरवाजा भी साथियों कहां पर पड़ता है? तो ये अतारकिन का दरवाजा भी आपके नागौर जिला में पड़ता है। याद रखना साथियों, बिल्कुल याद रखना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है कि मसूरिया साड़ी के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मसूरिया साड़ी के लिए साथियों कोटा डोरिया साड़ी याद है आपको? कोटा डोरिया साड़ी साथियों। वैसे मसूरिया साड़ी तो ये आपके मैसूर कर्नाटक के प्रसिद्ध है, लेकिन राजस्थान में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मसूरिया साड़ी के लिए साथियों कोटा डोरिया साड़ी, मसूरिया साड़ी। ऑप्शन बी जो है आपका कोटा साथियों एकदम बिल्कुल सही और सटीक आंसर है हो जाएगा। बिल्कुल साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न है कि भीलों में वैवाहिक भित्ति चित्रण की प्रमुख लोक देवी का नाम क्या साथियों? तो वैवाहिक देवी साथियों ये भीलों की आपसे पूछा जा रहा है सीधा सीधा कि बताओ भीलों की वैवाहिक देवी जो है साथियों, वैवाहिक देवी वह कौन सी है? तो भीलों की वैवाहिक देवी साथियों भराड़ी माता को कहा जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? सही और सटीक
सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि मिर्जाई क्या है। मिर्जाई एक प्रकार की ओढ़नी है, फसल काटने की कोई पद्धति है, या रियासतकालीन कोई कर है, या मारवाड़ का परंपरागत व्यंजन है। तो साथियों मिर्जाई क्या है यह आपसे पूछा जा रहा है। तो मिर्जाई एक प्रकार की क्या है साथियों, ओढ़नी है। बिल्कुल साथियों ध्यान रखना, मिर्जाई एक प्रकार के राजस्थान में प्रचलित महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है। तो ये मिर्जाई साथियों बिल्कुल ध्यान रखना आप, ठीक है ना। साथियों निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। साथियों अगर यहाँ पर पूछा जाता निमाड़ी का धोरा कहाँ पर स्थित है, साथियों निमाड़ी धोरा पूछा जाता तो निमाड़ी धोरा तो साथियों जिला चूरू में पड़ता है, जहाँ पर साथियों मालजी की कमरा यानी मालजी का कमरा जो है वह आपका स्थित है, जो वर्तमान में होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है। लेकिन निमाड़ी बोली पूछा है, बताओ निमाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। क्या दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, क्या मध्य पूर्वी राजस्थान, या साथियों पश्चिमी राजस्थान, या दक्षिणी राजस्थान। तो आप विशेष करके ध्यान रखना साथियों, निमाड़ी बोली तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। दक्षिणी पूर्वी का मतलब क्या हुआ गुरुजी, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यानी कि हाड़ौती के आसपास का क्षेत्र होता है वह साथियों दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में आपके शामिल है हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि मेवाड़ी भाषा में साथियों योग सूत्र, भागवत गीता तथा सांख्य कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भागवत गीता तथा सांख्य कारिका नामक ग्रंथों की रचना किसने की है। क्या मोहनोत नैणसी भाई साहब ने, या चतुर सिंह ने, या शिवदास गाडड़ ने, या कवि भान ने। तो यहाँ पर भी आप विशेष करके ध्यान रखना साथियों, यह जो है चतुर सिंह के द्वारा आपकी क्या की गई, इन ग्रंथों की रचना की गई है। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मोहनोत नैणसी की बात करें तो नैणसी री ख्यात मारवाड़ रे प्रगनारी विगत पुस्तक लिखी, और सर्वप्रथम साथियों हाँ राजस्थान में जनगणना करने का श्रेय भी मोहनोत नैणसी को जाता है। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये हुआ हाजिर कि कौन सा राज्य किन्हीं 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। बताओ देखिए कौन सा राज्य किन्हीं 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, त्रिपुरा। तो साथियों यह प्रश्न अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे, बिल्कुल अच्छे समझ पा रहे होंगे साथियों। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और असम। तो साथियों यहाँ पर 3 देशों के साथ सीमा साझा करने वाला राष्ट्र कौन सा हो जाएगा। हाँ अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा प्रदेश हो जाएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से पता चल रहा होगा, अरुणाचल प्रदेश आपको 3 राष्ट्रों के साथ सीमा साझा करने वाला हो जाएगा। यहाँ पर पड़ता है साथियों अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। इधर से साथियों चाइना का बॉर्डर लगता ही है ना, और इधर साथियों आपके किसका, म्यांमार का बॉर्डर भी आपके लगता है। तो बिल्कुल साथियों तीन राष्ट्रों का बॉर्डर आपके साझा करता है कौन सा प्रदेश है, तो म्यांमार। साथियों बिल्कुल आप समझ गए होंगे। साथियों 9 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों के बीच स्थित है। साथियों याद है ना आपको, 8 मील 9 मामी, याद है ना आपको, बिल्कुल साथियों याद होगा अच्छे से। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे से पता होगा साथियों। हाँ तो आपसे पूछा जा रहा है कि 8 मामी 9 मील, यानी कि साथियों मील का मतलब हो गया मिनिकोय से लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल बहता है। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर। साथियों टिहरी बांध किन नदियों पर बना हुआ है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए साथियों। टिहरी बांध की अपन चर्चा करें तो टिहरी बांध तो कौन सी नदियों पर बना हुआ है, भागीरथी और भीलगंगा, अलकनंदा और मंदाकिनी, पिंडार नदी और अलकनंदा, तो अलकनंदा और धौली गंगा। तो साथियों टिहरी बांध की यहाँ पर चर्चा हो रही है। विशेष रूप से आपको पता होना चाहिए कि साथियों टिहरी बांध तो आपके कहाँ पर, भागीरथी और भीलगंगा पर बना हुआ है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर क्या होने वाला है साथियों, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि हाँ क्या कह रहा है, यंगेग पॉक्ची लोकचाव वन्य जीव अभयारण्य जो है किस राज्य में। साथियों अब आपको लग रहा होगा गुरुजी हमने तो ये नाम ही पहली बार सुना है, लेकिन साथियों कई बार ऐसे प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं साथियों। ये आपको ध्यान रखना कहाँ पर है, मणिपुर में है। कहाँ पर बना हुआ साथियों, मणिपुर में बना हुआ है। क्योंकि आप अच्छे से समझ गए होंगे, हाँ जब भी आपके लोकचाव है ऐसे नाम आपसे पूछे जाए तो ये आप समझ जाते हो कहाँ पर पड़ता है साथियों, ये आपके मणिपुर में पड़ता है। बिल्कुल साथियों हाड़ौती का पठार राजस्थान
राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों, हाड़ौती का पठार जो है राजस्थान के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है? क्या पूर्वी मैदान का, क्या कोई दक्षिणी पूर्वी पठार का, या अरावली प्रदेश का, या पश्चिमी रेतीला मैदान का? तो आप यहाँ पर साथियों समझ पा रहे होंगे, हाड़ौती का पठार का है, या राजस्थान के भौतिक विभाग का हिस्सा है, या पूर्वी मैदानी हिस्सा है, या दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है, अरावली प्रदेश का है। तो आप हाड़ौती का पठार तो आप मुझे बता पाएंगे। साथियों दक्षिणी पूर्वी पठार का क्या हिस्सा है? बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला साथियों, बिल्कुल सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा आपसे कि रणथंभौर एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? क्या रणथंभौर और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की जब चर्चा करें, क्या आप इतना भी नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल साथियों बता पाएंगे। अति आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, या शुष्क जलवायु? तो साथियों बिल्कुल आपको पता होगा साथियों, आर्द्र जलवायु जो है, इस आर्द्र जलवायु प्रदेश के हिस्से हैं आपका कौन है? रणथंभौर तो सवाई माधोपुर, केवलादेव तो भरतपुर में पड़ता है साथियों। बिल्कुल साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मृदा अपरदन में सम्मिलित है? तो वनोन्मूलन, अतिचारण, झूमिंग कृषि, अति सिंचाई, या अवैज्ञानिक ढंग से कृषि? साथियों आपसे पूछा जा रहा है मृदा अपरदन में, यानी कि कारण निम्नलिखित में कौन सा कारण मृदा अपरदन में सम्मिलित है, यानी किस किस कारणों से साथियों मृदा का अपरदन हो रहा है, मृदा की कटाई होती है? तो आप समझ पा रहे होंगे साथियों, बिल्कुल यहाँ पर सही से आप समझ पा रहे होंगे साथियों। 1 2 3 4 5 यानी कि सभी कारण साथियों बिल्कुल लगभग सही है। अगर आप वनों का उन्मूलन करेंगे, आप अतिचारण करेंगे, आप झूमिंग प्रकार की कृषि करेंगे, यानी कि आप क्या करोगे, अति सिंचाई करोगे, या अवैज्ञानिक तरीके से आप कृषि करोगे, तो साथियों निश्चित रूप से आपकी मृदा का क्या होगा, अपरदन होगा। अर्थात ऑप्शन डी जो है साथियों आपका क्या होने वाला है, एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न कि लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो उसमें दाईं ओर से आकर मिलती है वह कौन सी है? साथियों लूनी नदी का उद्गम जो है वह नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ तो अजमेर में पड़ता है, नाग पहाड़ तो साथियों अजमेर में पड़ता है। जहाँ से ये निकलती है साथियों बालोतरा बाड़मेर तक ये मीठे जल की नदी होती है, लेकिन आगे जाकर ये खारी हो जाती है। अर्थात साथियों इसे आधी खारी आधी मीठी नदी भी कहा जाता है। इसी के तट पर साथियों मल्लीनाथ जी का पशु मेला लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला आपके यहाँ पर लगता है, बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे। तो साथियों यहाँ पर एकमात्र जो दाईं ओर से, यानी बाकी जो नदियां हैं वो बाईं ओर से मिलती है, लेकिन एक नदी साथियों दाईं ओर से मिलती है। तो आपसे पूछा जाए तो बताओ दाईं ओर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? तो निश्चित रूप से आपको पता होगा साथियों ऑप्शन डी, यानी जोजड़ी जो नदी है साथियों, जोजड़ी नदी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा। जोजड़ी नदी साथियों पांडलू गांव नागौर से आपके इसका क्या होता है, उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, राजस्थान की प्रादेशिक वनस्पतियां एवं उन्हें वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यानी कि कुछ वनस्पतियां जो राजस्थान की है साथियों, जो राजस्थान में पाई जाती है, उनके साथ वनस्पतिक नाम के साथ कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? क्या खेर वृक्ष जिससे कत्था तैयार किया जाता है उसका नाम अकेशिया कटेचू है, महुआ का एनोजिस पंडुला है, पलास का ब्यूटिया मोनोस्पेर्मा है, या सेवन का लस्सीयूरुस सीडिकुस है? तो आपसे पूछा जा रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर सही और सटीक उत्तर बताएंगे साथियों। महुआ जिसका नाम क्या है, एनोजिस पंडुला है। एनोजिस पंडुला ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि गलत युग्म का चयन कीजिए। आखेट निषेध क्षेत्र 33 है, जंतुआलय 5 है, मृगवन 9 है, और नम भूमि क्षेत्र 2 है। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वह गलत दिया हुआ है? तो आप मुझे बता सकते होंगे, बिल्कुल साथियों आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पर मृगवन जो है 9 दे रखे हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये यहाँ पर तो गलत है, लेकिन कितने मृगवन है। यानी आप जैसे ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करना कि मृगवन जो है राजस्थान में कितने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुझे यहाँ पर कमेंट करके आप बताओगे, बिल्कुल ठीक है ना सभी साथी, ध्यान देना। नेक्स्ट देखो साथियों प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल गोवंश की नहीं है? साथियों गायों की नस्ल नहीं है। नागौरी, कांकरेज, राठी, सुरती। साथियों राठी गाय होती है, नागौरी भी गाय होती है, कांकरेज होती है कि नहीं मुझे बताना। क्या सुरती होती है क्या? साथियों प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो सुरती मुझे लगता है कि गाय की नस्ल नहीं होती। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में यूरेनियम के नए भंडार मिले हैं? यूरेनियम के कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा। बताओ कहां पर मिले हैं यूरेनियम के नए भंडार?
तो साथियों आप समझ पा रहे होंगे यूरेनियम के नए भंडार तो कहाँ पर मिले साथियों, 12 के रामगढ़ वाले क्षेत्रों की बात करें तो रामगढ़ 12 के क्षेत्रों में आपके किसके यूरेनियम के नए भंडार प्राप्त हुए हैं साथियों, बिल्कुल बिल्कुल प्राप्त हुए हैं भाई। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनगणना 2011 के संदर्भ में सही नहीं है। साथियों जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। क्या अनुसूचित जाति एससी की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में है, अनुसूचित जनजाति एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या बांसवाड़ा जिले में है, अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक प्रतिशत जनसंख्या गंगानगर जिले में है, या फिर अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम जनसंख्या बीकानेर जिले में मिलती है। तो यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, जो कथन सही नहीं है वह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों ध्यान रखना अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जो है साथियों बांसवाड़ा में बताया है, जो कि गलत हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या नहीं है साथियों बांसवाड़ा में, सर्वाधिक प्रतिशत पूछता तो सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पर हो जाता, बांसवाड़ा में हो जाता। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है, सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों एक और बहुत प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि राजस्थान में से निम्नलिखित में से राजस्थान मरु त्रिकोण सर्किट पर्यटन जो त्रिकोण पर्यटन केंद्र है ये कौन सा है। साथियों मरु त्रिकोण की बात करें, मरु त्रिकोण यानी कि ये त्रिकोण जो बना है ये आपके मरु त्रिकोण, इसमें कौन कौन से जिले शामिल है साथियों, जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर, जयपुर जोधपुर बीकानेर, बीकानेर जोधपुर बाड़मेर, जैसलमेर बीकानेर जोधपुर। तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से जानते होंगे साथियों जिस यहाँ पर तो कौन सा जैसलमेर हो जाए साथियों, यहाँ पर बीकानेर हो जाएगा या जैसलमेर हो जाएगा, बाड़मेर हो जाएगा। यानी मरु त्रिकोण में कितने जिले शामिल हुए साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना यहाँ पर बाड़मेर नहीं जोधपुर है, ठीक है ना। जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर जो आपके शामिल होगा, बिल्कुल जैसलमेर बीकानेर और जोधपुर आपके शामिल होगा। ऑप्शन डी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हाकम राजा के प्याले की कसम निम्न में कौन सी जनजाति की विशेषता है। हाकम राजा साथियों एक ऐसी जनजाति भी है जो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते साथियों, झूठ नहीं बोलते। अगर वो झूठ बोले तो उन्हें हाकम राजा के प्याले की कसम दिला दो जिसमें अभिमंत्रित जल होता है, अगर वो पिला दी जाए तो वह जनजाति के लोग झूठ नहीं बोलते। तो साथियों आप जरूर जानते होंगे कि कंजर जनजाति में आपके ऐसा होता है, बिल्कुल साथियों कंजर जनजाति में ऐसा होता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि भारत एक गणतंत्र है क्योंकि, हाँ अब इसमें कूट भी दे रखे हैं साथियों, बिल्कुल कूट भी दे रखे हैं। अच्छा आप बताओ, भारत साथियों एक गणतंत्र है क्योंकि हमें प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और आपके भारत में कोई पद वंशानुगत नहीं है, विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं। भारत में संसदीय व्यवस्था है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है और गणतंत्र दिवस के लिए एक तिथि तय है। तो बताओ देखिए साथियों हम गणतंत्र है क्योंकि, कारण क्या क्या है, तो ये आपके सामने पूछा जा रहा है, कारण आपसे पूछा जा रहा है साथियों। बिल्कुल सर देखो 2 नंबर 1 देखो, हाँ भारत में कोई भी पद वंशानुगत नहीं है, पहली बात तो ये एक कारण हो जाएगा साथियों, ये एक कारण हो जाएगा। देखो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, मनाते हैं बिल्कुल क्योंकि भाई अपन गणतंत्र है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो गणतंत्र क्यों है इसका मतलब ये थोड़ी अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं इसका मतलब हम गणतंत्र है, ये कोई आपके कारण नहीं हो सकते, कारण नहीं हो। हालांकि यहाँ कारण नहीं है लेकिन ये परिणाम है, क्या है साथियों परिणाम है, क्योंकि हम गणतंत्र है इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो कारण पूछा है, यहाँ पर कारण पूछा है, तो हम भारत में कोई भी पद वंशानुगत नहीं, ये बात एक क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी साथियों, बिल्कुल ये बात तो सत्य हो जाएगी। इसके बाद देखो विभिन्न पद निर्वाचनों से भरे जाते हैं, ये बात भी क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये भी कारण ठीक हो जाएगा साथियों, ये भी कारण ठीक हो जाएगा। देखो भारत में संसदीय व्यवस्था, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो संविधान है इसलिए है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है साथियों, राष्ट्रपति का पद निर्वाचन से भरा जाता है, ये बात भी ठीक है। तो ऑप्शन 5 जो है आपको ये भी आपको शामिल हो जाएगा। गणतंत्र दिवस की तिथि थे, ये तिथि बाद में तय हुई है। तो साथियों आपकी कौन कौन सा 2, 3 और 5 जो है 3 कथन आपको सही हुए, अर्थात साथियों ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों ये रहा एक और नेक्स्ट बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके बीच में हाजिर हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है। प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। तो इसमें साथियों आपके क्रम पूछा जा रहा है, तो क्रम कौन सा है ये आपको बताना है। तो साथियों यही पहला ही यानी प्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। तो ये एक क्रम आपका क्या है साथियों, बिल्कुल परफेक्ट और सही और सटीक क्रम है, बिल्कुल साथियों सटीक और सही क्रम है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपको कि भारतीय संविधान
का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। साथियों विधि के समक्ष से समता के यानी समानता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। तो साथियों आपको यहाँ एक बात तो अच्छे से पता होगी, हाँ इस प्रस्ताव का अनुमूलन जो है अनुच्छेद 17 हो जाएगा। बिल्कुल बताओ देंगे विधि के समक्ष समता की बात करें तो साथियों अनुच्छेद 14 जो है 14 की बात करें तो अनुच्छेद 14 यानी कि आपके बिल्कुल सही और सटीक आंसर बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन बी जो है आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चौक है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसका कथन है। साथियों राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये कथन किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, कैटी शाह ने कहा, के एम मुंशी ने कहा या जवाहरलाल नेहरू भाई साहब ने कहा। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हो साथियों, यह जो कथन है ये तो कैटी शाह ने कहा था, ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, क्या गजब का प्रश्न है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है आपके बीच में, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपको लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। साथियों मूल कर्तव्य अर्थात मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। तो साथियों बिल्कुल आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण जो है ये आपके मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही गजब का प्रश्न है साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ये कथन आपके सामने दे रखे हैं, इन पर विचार करना है। साथियों पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 101 के अंतर्गत पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। राज्य पंचायत यानी ग्राम पंचायत के गठन का आधार उसकी आबादी से होता है। एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 4000 व अधिकतम 6500 आबादी का आधार है। कथन 1 व 2 दोनों सत्य है, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, कथन 1 व कथन 2 दोनों गलत है। साथियों इस आधार पर अगर देखा जाए तो 46 में साथियों आपके कथन 1 व 2 दोनों क्या है साथियों सत्य हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर, ये रहा क्या गजब का प्रश्न साथियों, बिल्कुल छोटा कर देता हूं, बिल्कुल छोटा कर देखिए साथियों, बिल्कुल ये प्रश्न जो है आपके बीच में साथियों निम्नलिखित में से थोड़ा सा सही देख लो है ना, निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य कौन से है साथियों। ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य अतिक्रमण हटवाना, कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम और बेरोजगारी के आंकड़े, कृषि एवं पशुपालन व डेयरी के कार्य, विकास के लिए वार्षिक बजट तैयार करना, जन्म मृत्यु व विवाह पंजीयन करना। तो साथियों बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल साथियों बिल्कुल समझ पा रहे होंगे साथियों। एक तो देखो कृषि उपज उत्पादन वृद्धि कार्यक्रम, यह जो कार्य है ये आपके ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य हो जाएगा। दूसरी बात करें साथियों, यहाँ पर दूसरी बात करें तो यह भी आपको दिख रहा होगा कि बिल्कुल साथियों यह भी आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि कौन सा, कि ये देखो बेरोजगारी के आंकड़े कलेक्ट करना, यह भी आपके इसका प्रशासनिक कार्य हो जाएगा। जबकि साथियों और कौन सा रह गया यहाँ पर, और देखो और कौन सा कार्य रह गया, तो साथियों आपको दिख रहा होगा जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन करवाना, यह भी इसका प्रशासनिक कार्य, अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो है आपका एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों कौन सा कथन सही नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है कि जिला प्रशासन एक ऐतिहासिक निरंतरता है। जिला प्रशासन एक ऐतिहासिक निरंतरता है। कलेक्टर पद का आरंभ विलियम बेंटिक के काल में हुआ था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कलेक्टर जनता का सेवक है और राजस्व एकत्रित करना, भूमि सुधार आदि कलेक्टर के कार्य क्षेत्र में के विषय हैं। तो साथियों बिल्कुल आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो आपको दिख रहा होगा साथियों कलेक्टर का जो आरंभ है, कलेक्टर पद का आरंभ ये विलियम बेंटिक के काल में हुआ, ये बात गलत बताई जा रही है। ऑप्शन बी जो है आपका सही गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किस अपने ने राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था। निर्मल चंद जैन ने, मदन लाल खुराना भाई साहब ने, अंशुमान सिंह ने, दरबारा सिंह ने। तो साथियों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था तो ये आपकी 49 नंबर यानी कि मदन लाल खुराना की बात करें साथियों, ऑप्शन बी जो है आपको सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों 50वां प्रश्न क्या कह रहा है
बिल्कुल साथियों 50वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके बीच में हाजिर है कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था। नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था, यानी ऐसा मुख्यमंत्री कौन सा है जिस समय जो नियुक्त हुआ वो राजस्थान विधानसभा का सदस्य था ही नहीं। तो साथियों क्योंकि देखो अगर सदस्य नहीं होता तो साथियों 6 महीने के अंदर अंदर क्या करनी पड़ती है, सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। तो ये बाद की बातें हैं, लेकिन साथियों ऐसा कौन था, तो आपसे पूछा जाए तो जगन्नाथ पहाड़िया जो है 1980 में जो बना था, ये आपके विधानसभा का सदस्य नहीं रहा था। साथियों ये देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष थे। बताओ राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका उत्तर साथियों बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल साथियों आपका उत्तर आना चाहिए। तो मैं आपसे देखो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर जो है मंगत राय जो है ये आपके राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के क्या थे साथियों, अध्यक्ष थे। अर्थात साथियों ऑप्शन ए जो है आपका क्या होने वाला है यहाँ पर सही और सटीक होने वाला है। साथियों सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले उच्च न्यायाधीश की बात करें साथियों तो ये कैलाशनाथ वांचू थे। कैलाशनाथ वांचू जो है सर्वाधिक लंबे समय तक रहे साथियों। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर होगा। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। राजस्थान या राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन निम्न में से किसके समान होता है साथियों, यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ 4 पद दिए हैं साथियों, इन 4 पदों में से राजस्थान का जो मुख्य सूचना आयुक्त होता है उसका वेतन साथियों किसके समान होता है, किसके बराबर होता है। तो आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए साथियों, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि राज्य का जो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है इस निर्वाचन आयुक्त के समान आपके क्या होता है वेतन होता है। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। इंद्रजीत खन्ना थे, NR भसीन थे, अमर सिंह राठौड़ थे या अभिजीत बनर्जी थे। तो आपको यह बात भी साथियों पता होनी चाहिए, बिल्कुल साथियों अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पर जो साथियों अमर सिंह राठौड़ भाई साहब है ये राजस्थान राज्य के निर्वाचन आयोग के प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त हुए थे। अर्थात ऑप्शन सी साथियों एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे साथियों, राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है, इसका आशय है वह ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित किए जाते हैं। वह मुख्यमंत्री को परामर्श के अतिरिक्त से सभी कार्य करता है। वह राज्य में सिविल सेवा का प्रधान होता है। वह राज्य के राजस्व का लेखा जोखा करता है। साथियों राज्य के मुख्य सचिव को अवशिष्ट वसीयतदार कहा जाता है। इसका आशय क्या है, तो इसका आशय आप सीधे बात जानते हैं साथियों कि वे ऐसे सभी कार्य करता है जो विशिष्ट रूप से किसी सचिव को आवंटित नहीं किए जाते हो। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा तथा उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। वालरा कहा जाता है, चीमाता कहा जाता है, कुमारी कहा जाता है, देमपा कहा जाता है। तो आप अच्छे से जानते हो साथियों इसे तो क्या कहा जाता है, इसे तो साथियों वालरा कहा जाता है। साथियों मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को चीमाता, जबकि आपकी वालरा पहाड़ी भागों में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को वालरा कहा जाता है। साथियों बेजड़ा क्या है, बेजड़ा कांस निर्माण है तो कच्चा माल, वर वधू की सगाई की रस्म, पान की खेती, तेंदू पत्ते की खेती। तो साथियों यहाँ पर बेजड़ा पूछा जा रहा है आपसे कि बेजड़ा क्या है, तो आप अच्छे से जानना चाहिए साथियों आपको कि बेजड़ा तो आपके क्या है साथियों, पान की खेती करना साथियों क्या कहलाती है, बेजड़ा कहलाती है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा किस बजट भाषण में की गई है। मिनी फूड पार्क बनाने की जो घोषणा है राजस्थान सरकार द्वारा किस बजट भाषण में की गई थी। 2018-19 के बजट में साथियों, 2019-20 के बजट में, 2021-22 के में, 2020-21 में। तो साथियों यहाँ पर आपका जो उत्तर होने वाला साथियों 2021-22 का बजट जारी हुआ था उसमें आप किसकी घोषणा की गई थी। अर्थात साथियों ऑप्शन डी जो है आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। अरावली वृक्षारोपण परियोजना 1992 में, मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम 2002 में, वानिकी विकास परियोजना 1995 में, पहली राज्य वन नीति 2010 में। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका जो है साथियों उत्तर की बात करें तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो साथियों आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल साथियों सीधा आपको उत्तर जो है यहाँ पर दिख रहा होगा कि मरु प्रसार रोकथाम कार्यक्रम जो 2002 में आपके नहीं किया गया था। अर्थात साथियों ऑप्शन बी जो आपको सही और सटीक आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय शुष्क सागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है साथियों? केंद्रीय शुष्क सागवानी संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। तो साथियों आप बिल्कुल मुझे इसका उत्तर बताएं। बिल्कुल साथियों इसका उत्तर बताएं। तो साथियों आपका इसका उत्तर जो है आपके शुष्क सागवानी संस्थान की, बागवानी संस्थान की बात करें तो ये बीकानेर आपका उत्तर हो जाएगा। साथियों हर एंड नाउ प्रोजेक्ट जो है परियोजना का संबंध किससे है? निर्यात प्रोत्साहन से, हथकरघा उद्योग से, महिला सशक्तिकरण से, कृषि विकास से। तो हर एंड नाउ साथियों, हर एंड नाउ परियोजना जो है इसका संबंध आपसे सीधा पूछा जाए तो आप सीधा साथियों उत्तर कर देना महिला सशक्तिकरण की बात करें तो इससे आपके इसका क्या रखता है? संबंध रखता है। साथियों राजस्थान में जापानी पार्क कहाँ पर स्थित है? जापानी पार्क की बात करें साथियों, जापानी पार्क जो है ये राजस्थान में कहाँ पर बना हुआ है? क्या नीमराणा में, क्या भीनमाल में, क्या फतेहपुर में, क्या जाहोता में? तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर है बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे नीमराणा। साथियों नीमराणा की बात करें, नीमराणा अलवर की बात हो रही है, यहाँ पर आपके जापानी पार्क बना हुआ है। साथियों राजस्थान में कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन की स्थापना कहाँ की गई है? कोरियन इन्वेस्टमेंट जोन की बात करें तो आप यहाँ पर साथियों अच्छे से समझ पा रहे होंगे। कोरियन इन्वेस्टमेंट पार्क जो है ये आपके जोन जो है ये आपके कहाँ पर बनाया गया है? तो यह जो जोन है साथियों ये आपके गिलोट में बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक आंसर होने वाला है। बिल्कुल साथियों सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। ये रहा 64 का प्रश्न साथियों आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है? राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 2005 में की गई थी। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना राजस्थान स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन एक्ट 2001 के तहत की गई थी। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चयन कीजिए। तो साथियों यहाँ पर सही कथनों की बात करें तो आप समझ पा रहे होंगे साथियों कथन जो 2 है यह केवल सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? राजस्थान राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो साथियों राज्य का प्रथम राज्य वित्त आयोग 10 मई 1995 में, द्वितीय राज्य वित्त आयोग 7 मई 1999 में सॉरी भाई, तृतीय राज्य वित्त आयोग 15 सितंबर 2005 में, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 13 अप्रैल 2011 में। तो साथियों बिल्कुल आपको अच्छे से यहाँ पर पता चल पा रहा होगा कि यहाँ पर देखो अच्छे से पता चल पा रहा होगा साथियों, यहाँ पर बिल्कुल साथियों प्रथम राज्य वित्त आयोग जो है यह आपकी तिथि जो है ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? सितंबर 2005 में, दिसंबर 2007 में, जनवरी 2004 में, नवंबर 2008 में। तो राजस्थान में साथियों जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष आरंभ की गई? तो यह भी आप अच्छे से जान पा रहे होंगे साथियों। बिल्कुल साथियों अच्छे से आप जान पा रहे होंगे साथियों जननी सुरक्षा योजना। तो सितंबर 2005 में ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2016 में, 2013 में, 2011 में, 2010 में। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस वर्ष में आरंभ की गई थी साथियों? तो यह बिल्कुल आप अच्छे से जान पा रहे होंगे कि 2016 में जो है आपके मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो है इसका प्रारंभ किया गया। अर्थात साथियों ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है? किस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है? क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में, या राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में, या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में? तो किस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है? तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर जो है साथियों महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अधिनियम है, यानी कि मनरेगा। साथियों मनरेगा की बात करें, मनरेगा जो है ये आपकी साथियों क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों परिवारों की आजीविका में सुरक्षा में वृद्धि करना है। नेक्स्ट देखो साथियों यहाँ पर 2 कथन दे रखे हैं, हाँ 3 कथन दे रखे हैं और पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा कथन सत्य सही है। साथियों पूछा जा रहा है कि राज्य में पवन ऊर्जा की अनुमानित उत्पादन क्षमता 18,770 मेगावाट है। राजस्थान देश का पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभाव्यता वाला प्रदेश है। राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर जिले में उत्पादित होती है। तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है बिल्कुल साथियों 1 और 3 सही है, बिल्कुल 1 और 3, दूसरा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहला और तीसरा कथन साथियों क्या सत्य हैं। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से
किस गैस पाइपलाइन द्वारा अंता 12 के गैस विद्युत गृह को गैस आपूर्ति की जाती है? निम्न में से किस गैस पाइपलाइन द्वारा अंता 12 के गैस विद्युत गृह को गैस आपूर्ति की जाती है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुरा पाइपलाइन, जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, जगदीशपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, लंगतला मेहसाणा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर आपका होने वाला है बिल्कुल साथियों हजीरा विजयपुर जगदीशपुरा पाइपलाइन जो है ऑप्शन ए आपका क्या होगा सही और सटीक उत्तर होने वाला। अंता 12 को यहाँ से विद्युत गृह में गैस आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट साथियों, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है जिसे कहा जाता है युग्मनज, भ्रूण, डिंब, शुक्राणु। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है बिल्कुल युग्मनज जो आपका है उत्तर ए ऑप्शन सही और सटीक उत्तर होने वाला साथियों। बिल्कुल साथियों ये रहा 72 नंबर का प्रश्न। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? साथियों एलपीजी में मुख्य रूप से गैस कौन कौन सी होती है? तो साथियों मुख्य रूप से आपसे पूछा जा रहा है तो मुख्य रूप से आप उत्तर करना साथियों ब्यूटेन जो है आपके एलपीजी मुख्य रूप से गैस होती है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट है ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण इसका है यानी बहुत छोटा आकार, बहुत बड़ा आकार, बहुत उच्च घनत्व, बहुत अल्प घनत्व। तो साथियों निश्चित रूप से आपको पता होगा ब्लैक होल की बात करें तो यहाँ पर ब्लैक होल की बात करें साथियों नेक्स्ट यानी कि ऑप्शन सी जो है बहुत उच्च घनत्व की बात करें ऑप्शन सी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों हरे रंग की शर्ट को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर वह कैसी दिखाई देती है? हरे रंग के शर्ट को लाल रंग के प्रकाश में देखने पर वह कैसी दिखाई देती है? तो निश्चित रूप से साथियों यहाँ पर 74 की बात हो रही है तो 74 में हरे रंग की शर्ट कैसी दिखाई देगी साथियों? काली दिखाई देगी। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही और सटीक होगा। वुड्स मेटल के प्रमुख संगठन है साथियों वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक है बताओ वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक कैल्शियम, टिन, सीसा, तांबा, टंगस्टन, तांबा, जस्ता, सीसा, क्रोमियम, टंगस्टन, सीसा। तो साथियों वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? तो ये वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक की बात करें तो साथियों निश्चित रूप से आपको यहाँ पर उत्तर जो होने वाला है वे आपका कैल्शियम, टिन और सीसा होने वाला है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। बाहर थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप शांति बनाए रखें और आराम से बैठे रहें। वुड्स मेटल के प्रमुख संगठक की बात होगी साथियों। वुड्स मेटल संगठक में आपको बता दिया मैंने कैल्शियम, टिन और सीसा है तो ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट देखो नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में तेल और वसा युक्त भोजन जब अधिक समय तक रखा जाता है तो किस प्रक्रिया के दौरान उसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है? तो ये प्रक्रिया आपसे पूछा जा रहा है साथियों। ये प्रक्रिया की बात करें तो आप निश्चित रूप से साथियों बिल्कुल आप जानते होंगे साथियों विकृत गंधिता यानी एसिडिटी की बात करें तो ये आपकी क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों खालिस्तान मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑक्सीजन परिवहन के लिए साथियों लसिका, हीमोग्लोबिन, बलगम, मेलेनिन। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है साथियों? बिल्कुल साथियों यहाँ पर हीमोग्लोबिन जो है ऑप्शन बी आपका क्या होने वाला है सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए। साथियों डीएनए की बात कर रहे हैं है ना कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल एसिड की बात करें साथियों तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड साथियों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। 78 में ऑप्शन बी में आपका सही और सटीक आंसर पड़ा है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर कि बिल्कुल ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग हो क्या कहलाते हैं? मेसोमर, टोटोमर, मोनोमर, आइसोमर। तो यहाँ पर साथियों ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसका आणविक सूत्र एक हो परंतु जिनकी संरचना अलग अलग हो क्या कहलाएंगे? तो ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों क्या कहलाएंगे? तो ये साथियों आइसोमर कहलाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों नेक्स्ट है कि गोइटर यानी गंडमाला खालिस्तान की बीमारी है अधिवृक्क ग्रंथि की, थायराइड ग्रंथि की, जिगर की, अग्नाशय की। तो साथियों यहाँ पर जो है 80 नंबर प्रश्न की बात हो रही है तो ऑप्शन बी यानी कि थायराइड ग्रंथि की साथियों एक बीमारी है गलगंड जो है या गंडमाला की बात करें तो ऑप्शन बी की बात करें ये आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि जल की कठोरता निम्न में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है? साथियों जल की कठोरता की बात हो रही है किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होती है? तो CaCO3, CaHCO3 2Na2CO3 NaCl। तो साथियों यह बिल्कुल आपका सही उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है?
HCO3 की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु नीचे गिराई जाती है, इस अवस्था में कौन सा कथन सत्य होगा। यानी एक कृत्रिम उपग्रह से कोई वस्तु नीचे गिराई जाती है तो इस अवस्था में कौन सा कथन सत्य होगा। वस्तु नीचे पृथ्वी पर गिर जाएगी, वस्तु उसी कक्षा में दोगुने वेग से परिक्रमण करने लगेगी, उसी कक्षा में उसी वेग से उपग्रह के साथ परिक्रमण करने लगेगी, बाह्य अंतरिक्ष में जाकर लुप्त हो जाएगी। तो साथियों यहाँ पर जो आपका उत्तर होने वाला है वह साथियों ऑप्शन सी, उसी कक्षा में उसी वेग से उपग्रह के साथ परिभ्रमण करने लगेगी। बिल्कुल साथियों मच्छर भगाने वाली दवाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रसायन पाया जाता है। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में साथियों कौन सा रसायन पाया जाता है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो है एलेथ्रीन रसायन पाया जाता है। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो आपके बीच में ये रहा हाजिर, ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ बिल्कुल, ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। साथियों ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, गुर्दा को, तिल्ली को, हृदय को, यकृत को। तो ब्राइट्स रोग साथियों शरीर के किस भाग को प्रभावित करेगा, तो ये आपको निश्चित रूप से साथियों पता होना चाहिए। ब्राइट्स रोग की बात करते हैं गुर्दा को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए साथियों बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों चेचक का टीका कहाँ से बनता है। चेचक का टीका कहाँ से बनता है, पेड़ों से, भेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से या जमीन से। तो साथियों बिल्कुल रूप से ध्यान रखना, भेड़ों से चेचक का टीका बनता है। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है। आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई क्या है, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन। तो साथियों यहाँ पर डीएनए की पूछा जा रहा है तो आपको पता होना चाहिए जीन जो है साथियों डीएनए की क्या है, बुनियादी इकाई। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिसमें खालिस्तान होता है। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, इसमें क्या होता है साथियों, जिसमें क्या पाया जाता है, क्या होता है, प्रोटोटॉक्सिन्स, न्यूट्रोटॉक्सिन्स, जूटोक्सिन्स, इलेक्ट्रोक्सिन्स। बताओ देखिए क्या पाया जाता है साथियों। ये साइंस की शब्दावली है, थोड़ी बोलने में टफ होती है। तो जूटोक्सिन्स की बात करें साथियों, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अणुओं में कम से कम खालिस्तान बेंजीन की तरह की रिंग होती है, 4 3 2 1। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है तो साथियों आप 88 का उत्तर जवाब दें। साथियों एक प्रकार की आपको क्या पाई जाती है, बेंजीन की तरह रिंग पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसका जैव उर्वरक के रूप में साथियों उपयोग किया जाता है। जैव उर्वरक के रूप में भी उपयोग किया जाता है यूरिया का, अमोनिया का, यूरिक एसिड का, नाइट्रेट्स का। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपको पता करना है, बिल्कुल साथियों यहाँ पर अच्छे से आपको पता करना है। अमोनिया का जो है साथियों यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक उत्तर होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। साथियों कौन सी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। B2H6, NF3, CCl3, FC6H6। तो साथियों बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल साथियों CCl3F जो है ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम है। इंद्रधनुष में रंगों का सही अनुक्रम हरा, पीला, नारंगी, लाल, बैंगनी, जामुनी, नीला। इंद्रधनुष में साथियों कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो 7 रंगों का सही क्रम यानी विबग्योर, आपको याद होगा फॉर्मूला साथियों, विबग्योर आपको जरूर याद होगा, यानी कि बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला। और ऑप्शन डी साथियों यहाँ पर क्या होगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों आपके बीच में ये रहा हाजिर, क्या कह रहे हैं साथियों कि यूरो नॉर्मन स्वचालित वाहनों में एक गैस उत्सर्जन मात्रा की सीमा निश्चित करते हैं, वह गैस है CO2, N2, CO मीथेन। तो साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सी है, तो बिल्कुल CO जो है ऑप्शन बी साथियों आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों सल्फा ड्रग्स में किस रोग के उपचार में प्रयुक्त होती है। सल्फर ड्रग्स में से यानी कि एक दवाई है सल्फर ड्रग्स, कोड में, प्लेग में, हेपेटाइटिस में, मलेरिया में। तो साथियों 1 2 3 2 4 केवल 2। तो साथियों यहाँ पर जो है उत्तर आपसे पूछा जा रहा है, तो आप में से कितने बच्चे इसका सही और सटीक उत्तर कर सकते हैं। साथियों मैं बता दूं आपको, कोड और प्लेग जो है इन दोनों में आपके किसका सल्फर ड्रग्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए जो है आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है, निम्न में से सत्य है। साथियों ये कथन आपके सामने, पहले आप इन कथनों को पढ़ लेंगे, फिर आपको बताना है कि कौन सा सत्य है। आगे मैं आपको ऑप्शन दिखा दूंगा। ब्लू जून एक सुपर कंप्यूटर है जिसके विकास में IBM नामक कंपनी का हाथ है। एक नया कंप्यूटर 10 लाख माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करेगा। प्रति सेकंड 10,000 अरब संगणना करने में सक्षम होगा। इसका स्वास्थ्य क्षेत्र में
महत्वपूर्ण योगदान होगा, ये क्वांटम कंप्यूटर से पहले की अवस्था वाला कंप्यूटर होगा। तो साथियों आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर साथियों ये रहे आपकी कूट, इन कूटों को आपको देखना है, कूट को आपको चयन करना है। बिल्कुल साथियों कूट को आप चयन करना है, तो यहाँ पर आपको कूट का चयन करना है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए साथियों, बिल्कुल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से। तो 1 2 3 4, चारों कथन 4 सही है, 5 गलत है। तो साथियों ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं, ये देखो क्या कह रहे हैं साथियों कि एक कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। कृष्ण छिद्र एक गुरुत्वीय क्षेत्र है, इतना प्रबल होता है कि यह एक प्रकाश को बीच से निकलने नहीं देगा। कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। यानी कथन ए और कारण आर की बात की जा रही है, इनमें से सही कूट का आपको चयन करना है। तो सही कूट साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ए व आर दोनों ही सही है, आर एक की सही व्याख्या भी है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। ये रहा साथियों एक निश्चित कूट भाषा में, यानी ये रीजनिंग आ गई साथियों। रीजनिंग और मैथ के प्रश्नों की जो सॉल्यूशन है, बिल्कुल साथियों 110 नंबर तक के प्रश्न तक की जो सॉल्यूशन है, बिल्कुल साथियों मैं आपको बता दूं कि इन प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि आपको ये जो पीडीएफ है साथियों, इसकी जो पीडीएफ है, इसकी टेलीग्राम चैनल का जो आपको लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ साथियों, और डिस्क्रिप्शन से आप पीडीएफ क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के साथ ही आप इन मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों का साथियों सॉल्यूशन जो है पूरी विथ व्याख्या के साथ आप देख सकते हैं। पहले आप सॉल्यूशन कीजिएगा, फिर आप उत्तर चेक कर लीजिएगा। तो पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। तो सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, और टेलीग्राम पर हर एक प्रकार की पीडीएफ जो है और कई प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का संग्रह जो है वह आपको मैं डालता रहता हूं बार बार। तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। बिल्कुल नेक्स्ट देखो आपके सामने प्रश्न है कि किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है, वह पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक खरीदी, उसे सोना पड़ा, ऐसी स्थिति में उसे वहां जाना नहीं पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर निश्चित रूप से साथियों आपका उत्तर जो है ऐसी स्थिति में वहाँ जाना नहीं पड़ेगा, ये आपको जो है संयुक्त क्रिया वाला है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों जिसे फेंक कर मारा जाए वह है, फेंक कर मारा जाए वह क्या है, अस्त्र, शस्त्र, ढाल, कुदाल। तो साथियों जिसे फेंक कर मारा जाए, वह फेंक कर जिसे मारा जाए वह आपका क्या होता है, वह आपके अस्त्र होता है। ठीक है ना, हाथ से चलाया जाए वो शस्त्र होता है। गंगा गंगादास, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का आशय क्या है साथियों। तो इसका आशय की बात करें तो साथियों निश्चित रूप से अवसरवादी होना है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट है कि मुँहे की खाना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो मुँहे की खाना साथियों बातूनी होना, अपमानित होना, अभिनंदित होना या पराजित होना। तो मुँहे की खाने का साथियों जो अर्थ है साथियों आपको निश्चित रूप से पता होगा, पराजित होना होता है। क्या होता है, पराजित होना होता है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों क्या कह रहा है आपको, प्रत्यय रहित शब्द है। प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है इनमें से, यहां पर पूछा जा रहा है प्रत्यय रहित शब्द है। तो प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना चाहिए, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है, पराभाव, कवितत्व, कुख्यात, लघुत्व। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है कुख्यात होने वाला है। साथियों वंद का विलोम है, वंद का विलोम बाध्य, बंद, बंधे, निंद। तो साथियों वंदे का जो विलोम शब्द होता है वह साथियों वंदे का विलोम शब्द क्या होता है, निंदे होता है। क्या होता है, निंदे होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। साथियों अर्वाचीन का पर्यायवाची क्या है, अर्वाचीन का पर्यायवाची विदेशी, चीनी, प्राचीन, आधुनिक। तो अर्वाचीन का पर्यायवाची साथियों आपसे पूछा जाए तो निश्चित रूप से तो अर्वाचीन का पर्यायवाची जो होता है वो आधुनिक होता है। क्या होता है, आधुनिक होता है। ऑप्शन डी आपका सही और सटीक आंसर है। मेरे को खाना चाहिए वाक्य में अशुद्धि का प्रकार क्या साथियों, मेरे को खाना चाहिए इसमें वाक्य में अशुद्धि का प्रकार आपसे पूछा जाए, कारक संबंधी, वचन संबंधी, सर्वनाम संबंधी और वाक्य शुद्ध है। तो साथियों यहाँ पर जो आपके 118 में साथियों उत्तर जो है आपका होगा सर्वनाम संबंधी, इसमें क्या है आपका अशुद्धि है। ठीक है ना साथियों, ह्यूमिलिएटेशन का हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या होगा। तो ये आपका हिंदी पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। तो आपको बताना है कि ह्यूमिलिएशन का जब भी पूछा जाए मानवाधिकार, अपमान, मानवोचित या दयालु। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका 119 में जो आपका उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी है, अपमान होता है साथियों। क्या होता है, अपमान होता है। ठीक है ना। वर्धी संधि का उदाहरण है जलोद, पित्रादेश, गणेश, कपीस। तो वर्धी संधि का साथियों उदाहरण, वर्धी संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको निश्चित रूप से दिख रहा होगा वर्धी संधि का उदाहरण, तो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। जलोद की बात करें तो ये वर्धी संधि का उदाहरण ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है ना साथियों। नेक्स्ट देखो ये अंग्रेजी के प्रश्न आ गए हैं। अंग्रेजी के प्रश्न साथियों यहाँ तक आपको अंग्रेजी के प्रश्न दिख रहे होंगे 130 तक। अंग्रेजी के प्रश्नों की पीडीएफ जो है साथियों मैंने आपको कहा है क्योंकि टेलीग्राम चैनल है जीके विद मूलचंद सर, जीके विद मूलचंद सर जो है आपका टेलीग्राम चैनल है साथियों। और इस जीके विद मूलचंद सर टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है। डिस्क्रिप्शन पर आप लिंक पे ओके करें और टेलीग्राम पर जाएँ और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको इसको सोल्यूशन करना है। सर निम्न में से कौन सा डिजिटल सिग्नेचर के लिए उत्तरदायी है, डिजिटल सिग्नेचर के लिए आपका उत्तरदायी कौन सा है। तो प्रामाणिकता तथा डाटा की संपूर्णता,
गोपनीयता, प्रामाणिकता तथा डाटा की गोपनीयता, गोपनीयता तथा डाटा की संपूर्णता। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका उत्तर जो होने वाला है साथियों प्रामाणिकता तथा डाटा की संपूर्णता होता है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्या है साथियों, TCP/IP का क्या अर्थ है? TCP/IP का अर्थ आपसे पूछा जाए तो TCP/IP का अर्थ साथियों आपसे पूछा जाए तो आप बिल्कुल उत्तर क्या करना साथियों, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल साथियों उत्तर हो जाएगा। साथियों ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके, विंडोज XP एक सूचना प्रणाली, विंडोज XP एक सूचना प्रणाली के खालिस्तान अवयव का उदाहरण हो सकता है। पीपुल, प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है, बिल्कुल साथियों आपका उत्तर जो होने वाला है आपका सॉफ्टवेयर जो है, ऑप्शन डी आपको सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? साथियों इनपुट डिवाइस का कीबोर्ड, जॉयस्टिक, हार्ड ड्राइव, माउस। तो यहाँ पर साथियों इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कौन सा उदाहरण नहीं है तो आपको पता होना चाहिए साथियों, ये जो आपका हार्ड ड्राइव दिख रहा है ये आपका इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट यहाँ पर विकल्प को चुनना है। वक्तव्य 1, वक्तव्य 2 दे रखा है। स्कैनर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है, हार्ड डिस्क दोनों इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही है, 1, 2 दोनों गलत है, 1 सही 2 गलत है, 1 गलत 2 सही है। तो आपको यहाँ पर उत्तर चूज करना साथियों, तो आपको बिल्कुल साथियों वक्तव्य 1 सही है और वक्तव्य 2 गलत है। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। डेटा पदानुक्रम का बढ़ता क्रम है, यानी बढ़ता हुआ क्रम कौन सा इसमें, बिट, बाइट्स, तो फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। तो यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ क्रम चूज करना साथियों। तो बिल्कुल साथियों बढ़ते हुए क्रम में आपको सीधा सीधा यहाँ पर उत्तर जो दिख रहा है वह आपका ऑप्शन ए दिख रहा है साथियों, बिट, बाइट्स, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। जरा निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही है? साथियों बयान सही कौन सा है? उपयोगकर्ता एक स्लाइड से दूसरे में स्थानांतरित होने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता एक नेटवर्क या इंटरनेट लोकेशन पर लेने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयोगकर्ता दूसरी फाइल या प्रोग्राम पर ले जाने के लिए हाइपरलिंक का उपयोग कर सकते हैं। उपयुक्त सभी सही है। तो यहाँ पर साथियों 137 नंबर का प्रश्न में ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक ऑप्शन हो जाएगा, यानी ABCD सारे सही है साथियों। फायरवॉल का के कार्य क्या है साथियों? फायरवॉल के कार्य जो है वे कौन कौन से हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच हासिल करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद कर सकता है। यह आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटरों के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर भेजने को रोकने में मदद कर सकता है। यह डिवाइस से प्राप्त या भेजने वाले पैकेट को फिल्टर कर सकता है। उपयुक्त सभी, तो साथियों यहाँ पर भी उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से एक द्विवी आधारी ऑपरेटर नहीं है। द्विवी आधारी ऑपरेटर नहीं है, एंड और नोट साथियों इनमें से कौन सा नहीं है? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों यहाँ पर 139 नंबर प्रश्न में साथियों और नोट जो है, नोट ये साथियों आपकी द्विवी आधारी ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। हटाए गए डेटा एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि डाटा ओवरराइट ना हो, डिस्क स्कैन न किया जाए, रिसाइकल बिन को खाली न कर दिया जाए और एक फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी प्रयोग ना किया जाए। तो साथियों यहाँ पर जो है हटाए गए डाटा एक डिस्क पर तब तक रहता है जब तक कि साथियों क्या हो जाए, डाटा ओवरराइट ना हो। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, सही और सटीक आंसर होने वाला है। ये रहा साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके बीच में हाजिर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है साथियों, साथियों अब आ चुका है आपके बीच में करंट के प्रश्न कि पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को SIS साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किस श्रेणी में दिसंबर 2022 में सम्मानित किया गया था? सार्वजनिक नेतृत्व, उद्योग प्रसार, प्रभुत्व निर्माण, टीबी उन्मूलन के लिए। तो करंट के प्रश्नों में साथियों इसका जो उत्तर है साथियों सार्वजनिक नेतृत्व के लिए आपको इसको सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। साथियों वर्ष 2020 में गठित भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष 9 नवंबर 2022 को किसे नियुक्त किया गया? जस्टिस ऋतुराज अवस्थी को, जस्टिस हेमंत गुप्ता को, जस्टिस विनीत शरण को, जस्टिस नवीन सिन्हा को। तो साथियों यहाँ पर जो है किसे नियुक्त किया गया था? तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे साथियों जस्टिस जो है ऋतुराज अवस्थी जो है इन्हें आपको नियुक्त किया गया था। अर्थात साथियों ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि मिनी कोई थुंडी तट और कदमत तट जिन्हें अक्टूबर 2022 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ब्लू फ्लैग प्रदान किया गया का संबंध निम्न में से किससे है? केरल से, गुजरात से, अंडमान और निकोबार से, लक्षद्वीप समूह से। तो साथियों बिल्कुल साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी यानी लक्षद्वीप समूह। ऑप्शन डी आपका क्या होगा साथियों, सही और सटीक उत्तर होगा। साथियों वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार विजेता एनी एरोनॉक्स किस देश से है? यह पुरस्कार पाने वाली इस देश की पहली लेखिका बन गई है। बताओ देखिए
ये आपके एनॉक्स किस देश की, ऑस्ट्रिया की, जमैका की, इरिट्रिया की, फ्रांस की। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर होने वाला है ये फ्रांस होने वाला है। ये फ्रांस की पहली लेखिका होगी जिसे आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्न में से किसे वर्ष 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु 31 अगस्त 2022 को चुना गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए तो साथियों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे चुना गया था? ये सोथियारा छिम कंबोडिया, तदासी तोरी जापान से और बर्नाडेट जे मैड्रिड फिलीपीन के उपयुक्त सभी को चुना गया था। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न CPSE का दर्जा 21 सितंबर 2022 को प्रदान किया गया? साथियों महारत्न कंपनी का दर्जा जो है सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को दिया गया है? तो यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र की साथियों कंपनी जो है ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है ऑप्शन बी में आपको जो दिख रहा है इसे आपको क्या दिया गया है? इसे साथियों महारत्न का दर्जा दिया गया है। साथियों 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश की मेजबानी में 27 जून से 1 जुलाई 2022 को किया गया था? 5 दिवसीय संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है किस देश की मेजबानी में किया गया था? केन्या और पुर्तगाल दोनों, पुर्तगाल और डेनमार्क दोनों। तो साथियों बिल्कुल निश्चित रूप से आपको पता होगा कि केन्या और पुर्तगाल जो दोनों हैं इनके नेतृत्व में इसका किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही और सटीक आंसर होगा। भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की एजेंडा शेरपा मीटिंग 4 से 7 दिसंबर 2022 को कहाँ आयोजित की गई? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, माउंट आबू। तो साथियों ये जो है आपकी एजेंडा शेरपा मीटिंग जो है ये 4 से 7 दिसंबर 2022 को कहाँ पर बनाई गई, कहाँ पर की गई थी? तो ये भी आपको साथियों बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि उदयपुर में। साथियों उदयपुर में आपके ऑप्शन बी में आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 16 मई 2022 को गजट नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन गया है? रामगढ़ विस्तारीय अभयारण्य साथियों भारत का कौन सा बाघ अभयारण्य बन गया है? तो ये साथियों क्या 50वां, क्या 51वां, क्या 52वां, क्या 53वां? तो साथियों 52वां जो राष्ट्रीय अभयारण्य है ये बन चुका है। साथियों ऑप्शन सी जो है आपका क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक उत्तर होने वाला है। साथियों मार्च 2022 में जोधपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में हसरत जयपुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? हसरत जयपुरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राहुल रेवेल को, कोमल नाहटा को, शहीद कादरी को, चंद्रशेखर नार्वे को। तो साथियों ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। जोधपुर में आयोजित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022, इसमें हसरत जयपुरी जो है पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिल्कुल साथियों ये जो है ये आपके भाई साहब शहीद कादरी भाई साहब जो है यानी कि ऑप्शन सी जो है साथियों शहीद कादरी इन्हें आपको सम्मानित किया गया था। अर्थात साथियों ऑप्शन सी आपका यहाँ पर क्या होने वाला है? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों नेक्स्ट देखो, अब आपके बीच में 150 प्रश्न आपको मैंने करवा दिए हैं। पूरी साथियों आंसर की जो मैंने यहाँ पर नीचे डाल रखी है, पिन कर रखी है। आंसर की यहाँ पर पूरी साथियों विथ व्याख्या की आपकी यहाँ पर पूरी आंसर की है, पूरी व्याख्या यहाँ पर की गई है। आपके मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को पूरा फॉर्मूलों के साथ में साथियों पूरा निदान किया गया है। हर एक बिंदु पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो साथियों आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप टेलीग्राम चैनल जीके विथ मूलचंद सर यानी कि टेलीग्राम चैनल साथियों जीके विथ मूलचंद सर आप ज्वाइन करना है। जीके विथ मूलचंद सर आपको ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, इसको आप ज्वाइन करें और वहाँ से PDF प्राप्त कर ले में साथियों, ठीक है ना। PDF आपको प्राप्त करनी है तो बिल्कुल सभी साथी PDF प्राप्त कर ले और मैथ और रीजनिंग का पूरा सॉल्यूशन कर ले। साथियों मैं आपको वादा कर सकता हूँ कि 10+2 जो है 10+2 एग्जाम में सीधे जो प्रश्न है साथियों यहाँ से छपने वाले, सीधे प्रश्न यहाँ से छपने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर जरूर कर देना और लाइक साथियों आपका लाइक तो आपका दायित्व बनता है क्योंकि आपके लिए फ्री में ये पूरी मेहनत की जा रही है। तो बिल्कुल सभी साथी क्या करेंगे, ध्यान देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका सपोर्ट ही साथियों हमारा क्या है, हमें प्यार देता है, हमें हौसला देता है कि हम और आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। तो सभी साथी ऐसा ज़रूर करेंगे। तो फिर से मैं एक बार सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे भाई।